कैलोरीमेट्री बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है ना। वाटर का क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, आइस का क्या होता है, लेटेंट हीट कैपेसिटी क्या होता है, कुछ आइडिया है? अगर वाटर को हम हीट दे रहे हैं कंटिन्यूसली, टेम्परेचर बढ़ रहा है और 100 डिग्री सी पे जाकर के कांस्टेंट हो जाता है, फिर क्या होता है? वेपोराइज करता है ना, टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। तो वो क्यों नहीं बढ़ता है? ये सारी चीज उसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हाँ, और फिर 100 डिग्री सी पे वेपर बन गया, वेपर बनने के बाद फिर और उसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये सारी चीज डिस्कस करेंगे। कैलोरीमेट्री में ये होगा कि एक आइस का ब्लॉक लिया, उसको वाटर में 20 डिग्री सी पे पुट कर दिया सर्टेन वाटर में, तो मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा, है ना। वाटर से कुछ स्टीम पास कराया तो वाटर का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे कैलोरीमेट्री। तो ये बहुत ही आसान होने वाला है। फिर से कर रहा हूँ, इसका बहुत वेटेज नहीं। आईआईटी में तो हम इसका वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं देते, मेडिकल वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेंस में इस पे सवाल आएंगे, बट जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। देन कैलोरीमेट्री पता नहीं केमिस्ट्री में है कि नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, केमिस्ट्री में नहीं है। थर्मल एक्सपेंशन केमिस्ट्री में नहीं है, फिजिक्स में सिर्फ है, कैलोरीमेट्री है। उसके बाद आ जाता है केटीजी। क्या होगा फुल फॉर्म? केमिस्ट्री में यहाँ भी पढ़ोगे। क्लियर? जो चीजें केमिस्ट्री में पढ़ो वही चीज यहाँ भी करेंगे, लेकिन सवाल थोड़े ज्यादा होंगे, सवाल का स्टैंडर्ड थोड़ा डिफरेंट होगा उससे, बट कॉन्सेप्ट वही है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही, कोई साल ऐसा नहीं होगा कि इस पे सवाल नहीं रहेगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पीछे से देख लेता हूं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, एक और इसमें आता है दैट इज कॉल्ड हीट ट्रांसफर, जो हम 12th में पढ़ेंगे। अभी हम लोग हीट ट्रांसफर नहीं पढ़ेंगे, तो लिखने के लिए लिख देता हूं, बट यहाँ पे लिख देता हूं हीट ट्रांसफर, और ये रिलेटेड होता है, एक जैसा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसा। इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, रेजोनेंस ने इसका सिलेबस दे दिया 12th में, जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी फिनिश करेंगे देन वी विल फिनिश हीट ट्रांसफर। जैसे एचसी वर्मा अगर पढ़ोगे तो उसमें हीट ट्रांसफर भी है ना, तो हीट ट्रांसफर अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो ये हमारा, ये चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस पे बहुत सारे सवाल होंगे, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो इस पे हमारा फोकस रहेगा। इसको तो स्ट्रॉन्ग करना है बच्चों, एकदम मन में बैठा लो, इसको स्ट्रॉन्ग करना है, बहुत मजा आएगा। यू विल एंजॉय। यहाँ पे थोड़ा उतना एंजॉय नहीं करोगे, लेकिन इधर बहुत एंजॉय। सो स्टार्ट करें तो पहले तो कभी मिसकंसेप्शन कुछ बच्चों में होता है कि टेम्परेचर एंड हीट जो होता है वो सोचते हैं दोनों एक ही चीज है। टेम्परेचर क्या है, हीट क्या है, इज इट द टू आर सेम थिंग? कॉमन लाइफ में सेम जैसा हीट करते हैं, बट दोनों सेम डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो डिफरेंस क्या है? जैसे सब लोग मास्क पहने रहना है ना, कोई मास्क नहीं उतारना, मैं उतार लूं? मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन आया है कि मास्क वियर कर, मास्क पहन के कैसे बात करूंगा, कैसे डिलीवर करूंगा लेक्चर, है ना। और गवर्नमेंट जिसने भी बनाया है वो पता नहीं कैसे बनाया है, क्या किया। सर हीट के बारे में पता है? प्रधानमंत्री जी जब भाषण देते हैं भाइयों और बहनों मास्क के अंदर से बोलते हैं क्या? नहीं, सब जगह भर भर के था, वहां पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। और स्कूल कॉलेज खोला तो आप मास्क पहन के ही लेक्चर सुनो। सर स्कार्फ पहन के रखते हैं सर, वो क्या करते हैं? स्कार्फ पहन के रखते हैं।
तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर किसी भी मेजरमेंट ऑफ हीट। टच करते हो, टच करने के बाद तुम्हें जो फील आता है कि कितना वो गर्म है कितना ठंडा है, वो चीज बताता है, उसका टेम्परेचर बताता है ना। हॉटनेस एंड कोल्डनेस बताता है जो हमें फील होती है, जो हम मेजर करते हैं थर्मोमीटर से, दैट इज टेम्परेचर। हीट क्या है? हीट एनर्जी, कितना एनर्जी दिया। तो बहुत एक छोटा सा एग्जांपल से बताता हूं। अगर हमने क्या किया, 1 kg वाटर लिया एक बीकर में, और एक दूसरे बीकर में सपोज 5 kg वाटर ले लिया, और बर्नर पे रख दिया, आइडेंटिकल बर्नर पे 2 मिनट के लिए, कांस्टेंट रेट से ये हीट सप्लाई कर रहा है दोनों, तो दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने दिया, सप्लाई किया, इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया। क्या दोनों का फाइनल टेम्परेचर सेम रहेगा? नो सर, सेम नहीं होगा, जबकि दोनों में अमाउंट जो एनर्जी दिया है कितना दिया है? हीट इक्वल सप्लाई किया बट टेम्परेचर डिफरेंट है। क्लियर है? इसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, आई थिंक इसका टेम्परेचर कम होगा। ये सब पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री में, हम लोग पढ़ेंगे। डेल्टा क्यू एक फॉर्मूला कुछ बच्चे जानते होंगे, हीट गिवन इज इक्वल टू मास स्पेसिफिक कैपेसिटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर, है ना। तो यहां भी तुम्हें आइडिया आ गया, ये हीट को रिलेट करा और ये टेम्परेचर चेंज को रिलेट करा, तो द टू आर डिफरेंट। हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। थर्मोडायनेमिक्स है, कुछ जीरो लॉ भी थर्मोडायनेमिक्स होता है क्या? हाँ सर है। हाँ सर। क्या है? चलो ऐसे मैं पढ़ाता हूँ, लिख ही लेता हूँ, लिख लो यार। जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, जैसे न्यूटन्स लॉ है। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये बस ऐसे मेंशन कर रहा हूं, कुछ बच्चे जानते भी होंगे। बच्चों ये कह रहा है कि अगर ए और बी और एक 3 ब्लॉक ले लेते हैं सी, कंडक्टिंग का मतलब समझ में आ रहा है क्या होता है? हीट ट्रांसफर हो सकता है। कंडक्टर यहाँ पे लगा दिया और एक यहाँ पे इंसुलेटर लगा दिया। मेरे पास तो कलर है, तुम्हारे पास तो नहीं होगा, जैसे बना हुआ है ये बच्चों में डिनोट कर रहा हूं इंसुलेटर। दो बॉडी कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम में है, टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब हुआ दो बॉडी को अगर टच करा दिए, ए और सी को टच करा दिए, कांटेक्ट में लाए और दोनों का टेम्परेचर चेंज ना हो, तो हम लोग कहेंगे द टू बॉडीज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, है ना। टच करा दिया, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब ये दोनों क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में। टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ना यहां से यहां कुछ हीट जा रहा है, नहीं यहां से यहां हीट कुछ जा रहा है। क्लियर? तो इसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। सो ये देखो ए और सी कंडक्टिंग वॉल के थ्रू टच करा दिया, मतलब कंडक्टर है, टच करा एक दोनों में, और ए और सी में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इट मींस ए एंड सी आर एट सेम टेम्परेचर। Similarly, B and C are also in thermal equilibrium. That means B and C are at same temperature. अब अगर मैं कहूं कि ये और ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, B और C थर्मल इक्विलिब्रियम में है, अगर A और B को हम टच करा दिए तो क्या वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा? यस सर। ये तो ऑब्वियस है। क्या ये ऑब्वियस है? लोगों ने भी यही समझा था, साइंटिस्ट ने भी हमारे क्या समझा था? यही समझा था पहले
ये तो ऑब्वियस है, ऐसा होता है, दिस इज द फैक्ट, ऐसा होता है। तो इफ ए एंड सी आर इन, लिख लेना, थर्मल इक्विलिब्रियम एंड बी एंड सी आर इन thermal equilibrium, then if A and B are brought in contact, then the two will also be in thermal equilibrium. So यही तो है ना जीरोथ, यही जीरोथ लॉ जो तुम लोगों को ऑब्वियस लगा, हमारे साइंटिस्ट को भी ऑब्वियस लगा, मुझे भी ऑब्वियस लगता, बट ये एक्चुअली में ऑब्वियस नहीं है, बहुत बाद में पता चला। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ आ गया, सेकेंड लॉ आ गया, फिर रियलाइज हुआ कि ये ऐसा है, ये फैक्ट है, दिस इज लॉ, ऐसा ऑब्वियस नहीं है, इसलिए मुझे इसको एक लॉ देना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑलरेडी नाम पड़ गया, इतना फेमस हो गया, तो क्या करना पड़ा, जीरोथ लॉ देना पड़ा। क्लियर? तो जीरोथ लॉ ही है। सर वो सेंटेंस रिपीट करो ना। हाँ, यहाँ पे मैंने बोला इफ ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, then if A and B, then if A and B are brought in contact, then if A and B are brought in contact, the two will be in thermal equilibrium. सर ये सब का मटेरियल सेम है? नहीं, मटेरियल डिफरेंट हो सकता है, मटेरियल डिफरेंट हो सकता है। मतलब मटेरियल सेम का मतलब या बॉडी का अमाउंट सेम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसका ये मतलब नहीं कि द टू आर इन सेम टेम्परेचर, एट सेम टेम्परेचर, इट डजंट मीन कि दोनों के पास एनर्जी सेम है, दोनों के पास एनर्जी सेम, ऐसा नहीं है। एक और चीज बताता हूं, इसको टेम्परेचर को ऐसे भी सोच सकते हो। देखना बच्चों, दो बीकर है और दोनों कम्युनिकेटिंग बीकर है। यहाँ पे क्या कर दिया, एक पाइप लगा दिया और यहाँ पे टैप लगा दिया, जिसको कि ट्विस्ट करके इसको क्लोज कर सकते हो, सॉरी रोटेट करके। और इसमें सोचो कि इतना वाटर है और इसमें इतना वाटर है, ठीक है। ये बेस एरिया बड़ा है, ये बेस एरिया छोटा है। अगर मैं पूछूं इसमें वॉल्यूम V1 है, इसमें वॉल्यूम V2, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है, मैं कोशिश किया बनाने का, V2 इज ग्रेटर देन V1, है कि नहीं। लेकिन अगर इसका हाइट H1 और इसका हाइट, तो फिगर में मैं दिखा रहा हूं, क्या दिखा रहा हूं, H1 इज ग्रेटर देन। सर ऊपर का नहीं दिख रहा है। H1 is greater than H2, ये जस्ट समझा रहा हूं। तो अगर मैं इसको रिलेट करूं, इसको टेम्परेचर और हीट से रिलेट करूं, तो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम को किससे रिलेट करूं, टेम्परेचर से या हीट से। अगर मैं अभी टैप को ओपन करता हूं, टेम्परेचर, तो वाटर किधर से किधर जाएगा, बड़े वाले से वो अगर वन से बिगर वन में V2, फिर भी कहां से जाएगा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, 1 से 2। तो आप बताना कि टेम्परेचर को हाइट से रिलेट करूं या वॉल्यूम से। हाइट से। वॉल्यूम मतलब अगर बॉडी है, एक छोटा सा बॉडी है, एक बड़ा बॉडी है, अगर ये सपोज 80 डिग्री सी पे और ये 40 डिग्री सी पे सपोज, अगर मैं इसको कांटेक्ट में लाया तो हीट एनर्जी कहां से कहां ट्रांसफर होगा, 80 to 40 to 40 टोटल एनर्जी हो सकता है इसके पास कम है और इसके पास, तो कितना एनर्जी किसके पास है उस पर डिपेंड नहीं करता है ट्रांसफर हीट का किधर से किधर होगा, किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर क्या है। तो क्या ये एनालॉग समझ में आया सर तक कि हाइट विल बी ट्रीटेड एज टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ जो वॉल्यूम है वो हीट एनर्जी कर सकते हैं। हालांकि हीट एनर्जी हम बोलते हैं द एनर्जी इन ट्रांजिएंट, उसको बोलते हैं हीट, मतलब जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है उसको जनरली क्या बोलते हैं, हीट, ठीक है ना।
ये छोटा सा आइडिया हमने हीट और टेम्परेचर के बारे में बताया। मैं स्टार्ट कर रहा हूं। थर्मल एक्सपेंशन, नाम ही बता रहा है कि अगर हीट किए किसी बॉडी को तो वो एक्सपैंड करता है। दिस इज द थर्मल एक्सपेंशन। If temperature of a body is increased, then like there are some exceptions, but generally most of the body body expands। बॉडी एक्सपैंड करता है। क्यों एक्सपैंड करता है? व्हाट इज द रीजन, वो डिस्कस करेंगे। कितना एक्सपेंशन होगा वो डिस्कस करेंगे, है ना। अब अगर कोई बॉडी एक्सपैंड हो रहा है तो क्या उस बॉडी का सिर्फ लेंथ इंक्रीज हो रहा है, या सिर्फ सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, या सिर्फ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, या तीनों होता है? अगर कोई बॉडी है तो लेंथ ही सिर्फ बढ़ता है, या वॉल्यूम भी बढ़ता है, या एरिया भी बढ़ता है? तीनों इंक्रीज होता है। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेंथ कितना बढ़ेगा, सरफेस एरिया कितना बढ़ेगा, और वॉल्यूम कितना। अगर कोई बॉडी एक्सपैंड कर रहा है बच्चों, तो इसमें लिखना ऑल डायमेंशंस इंक्रीजेज। लिखो, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन पहला स्टेटमेंट ऑल डायमेंशंस इंक्रीजेज। दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, इसको अंडरलाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सर सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन द बॉडी इंक्रीजेज। फिर से लिख दो। यस सर, सेकंड पॉइंट। लेकिन वो बॉडी एक ही मटेरियल का बनाना चाहिए, सेम मटेरियल का। तो उस बॉडी पे कोई भी दो पॉइंट लेंगे तो वो इंक्रीज ही करेगा उसके बीच का डिस्टेंस। तो छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं। सपोज ये रॉड है जिसका लेंथ L1 है एट टेम्परेचर T1। इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसका लेंथ कुछ इंक्रीज हो जाएगा। इसका लेंथ L2 हो जाएगा अगर टेम्परेचर T2 कर दिया। T2 is greater than T1, this will be the same। लेंथ क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। L2 हो जाएगा that will be greater than L1। If we have a ring, ये हमारा रिंग ओरिजिनली सपोज R रेडियस का था। If we increase the temperature, रिंग का शेप कैसा हो जाएगा? ब्लू कलर से दिखा रहा हूं। ये हो गया सपोज T2 पे और ये है T1 पे। क्या हो गया? लेंथ इनकी जगह रेडियस बढ़ जाएगा, सरकमफ्रेंस इंक्रीज हो जाएगा। बहुत सिंपल सा चीज बता रहा हूं। आगे बढ़ता हूं। अच्छा, ये रिंग था और क्या हुआ? हर डायमेंशन इंक्रीज कर रहा है। ये रिंग को ना थोड़ा सा ये पार्ट कट कर लिया था और अब इसको हिट कर दिया। ये सपोज T1 पे है तो T2 पे कैसा शेप होगा? ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। If we increase the temperature, distance between AB point
कम होगा, बढ़ेगा या Same means stay करना है? same. बढ़ेगा. इंक्रीज करेगा बढ़ेगा। सर. इंक्रीज. इंक्रीज करेगा सर। कैसा होगा? ये इंक्रीज कर रहा है। सारे बच्चे जो दिल में आ रहा है वो बताना। बढ़ जाएगा सर. डिस्टेंस कम होगा। बढ़ेगा सर. लोग तो बहुत- इंक्रीज. कम होगा सर। ये ऐसा नहीं कि Same होगा. इधर चला गया इधर चला गया तो डिस्टेंस कम होना चाहिए। नहीं सर, बढ़ जाएगा. बच्चों अगर ये हम बढ़ाए तो ऐसा हो जाएगा। ये अगर सपोज x1 है तो ये x2 विल बी ग्रेटर देन x1, इंक्रीज ही करेगा। और देयर इज कॉमन मिस्टेक्स, कुछ बच्चे यहाँ पे भी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये सर बढ़ रहा है तो ये थोड़ा आगे चला जाएगा, ये भी थोड़ा आगे जाएगा और ये कम हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन ए बी इंक्रीज ही करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा। और कहोगे क्यों, तो ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे आगे थोड़ा और थ्योरेटिकली। बट स्टेटमेंट वाइज तो देखो मैंने लिख दिया है, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट इंक्रीजेस। और किसी को नहीं समझ में आया तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो बच्चा काट के ले गया था ऋषभ शायद यहाँ से इतना पार्ट, ये सोचो कि इसको यहाँ पे लगा दिया, अब बढ़ाओ। अभी रिंग तो नॉर्मल रिंग जैसा बिहेव करता तो कैसा होता, इतना बड़ा होता, तो यही पार्ट इतना बड़ा हो जाता ना। तो अगर यहाँ है या नहीं है वो वैसे ही चेंज। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, लेट्स देयर इज अ स्क्वायर प्लेट और इस स्क्वायर प्लेट में से किसी ने इतना पार्ट कट करके लेके चला गया, सर्कुलर होल है इसमें। लेट्स दिस डायमेंशन इज A, दिस डायमेंशन इज लेट्स B, दिस डायमीटर इज D, है ना। दिस डिस्टेंस इज C, these are at temperature T0। ये कुछ नहीं, मैं इधर बनाता हूँ क्या बनाया है। ये एक ऐसे स्क्वायर बनाया, एक यहाँ से कट कर लिया मटेरियल। सर दिख रहा नहीं है. नहीं, इसी को इधर बना रहा हूँ। तुम्हें जो दिखता है पीछे वाले बच्चों को नहीं दिखता है, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। इसको हमने A कहा है, इसको हमने B कहा है, इसके डायमीटर को D कहा है, इसको C कहा है। If temperature is increased, T डैश जो है वो ग्रेटर देन T0 है। टेम्परेचर बढ़ा दिए तो जो डिस्टेंस A है वो हो जाएगा A डैश, जो डिस्टेंस B है वो हो गया B डैश, जो डिस्टेंस D है वो हो गया D डैश, C डैश हो गया। तो यहाँ बता सकते हो कि क्या साइन होगा, कौन सा ग्रेटर, इक्वल, लेसर, डेटा इनसफिशिएंट। A डैश इज द न्यू डिस्टेंस, A के कंपेरिजन करना है, B डैश, B, D डैश और D, C डैश और C। ये सब किस टेम्परेचर पे, T डैश पे, ये किस टेम्परेचर पे, T0। T डैश इज ग्रेटर देन T0। इसमें फिल करना है इक्वल, ग्रेटर, लेसर, डेटा इनसफिशिएंट। Sir, A dash is greater than A, B dash is equal to B, D dash is greater than D, C dash is equal to C. सर सब में ग्रेटर. सब में ग्रेटर आएगा. सब में सर Sir, B dash और C dash में equal होगा sir. सब में ग्रेटर होगा, सब में ग्रेटर होगा। दिस इज द आंसर, क्योंकि हमने स्टेटमेंट दे ही दिया है किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज ही करेगा। किसी को लगेगा कि ये होना चाहिए कंप्रेस्ड,
क्योंकि हर डायरेक्शंस में क्या होगा, एटम्स चाहता है कि इंक्रीज करें, मतलब बढ़े, दूर जाए। चलिए अभी डिस्कस करूंगा कि क्यों एक्सपांड करता है। तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता है, किसी भी दो एटम के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होता है एटॉमिक लेवल पे जाए। अगर बॉडी को एक्सपैंड किया, दो मॉलिक्यूल्स जो पास पास में है उनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होगा। कोई कहेगा कि सर ये तो ठीक है, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, और ये जो है ये इंक्रीज होना चाहेगा, दूर जाना चाहेगा, तो कोई ऐसा सजेस्ट कर सकता है, किसी को लग रहा होगा कि सर ये डी डैश होना चाहिए। डी डैश जो है छोटा होना चाहिए। तो उसका एक लॉजिक यहाँ पे बता रहा हूं। जिसने सोचा कि ये छोटा हो गया, बताओ सरकमफ्रेंस पे सपोज 100 मॉलिक्यूल्स है ना, तो वही 100 अभी यहां भी रहेंगे। और अगर ये ऐसा आया, अगर इसको कोई कहेगा कि ये रेडियस कम हुआ, तो 100 मॉलिक्यूल्स इस सरकमफ्रेंस में होंगे। अब बताओ दो एटम के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, लेकिन हमें पता है दो एटम के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, मतलब ये लॉजिक, मतलब ये रेडियस, वो रेडियस इंक्रीज ही होगा। क्लियर, ये समझा दिया? यस। चलो ये लिख लिया। सर वो सर्कल भी तो बढ़ेगा ना? हाँ वही मैंने बताया कि ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है। कोई डीडेस कहेगा कि लेस होगा तो वो गलत हो जाएगा, वो गलत होगा, उसको समझाने के लिए हमने ड्रॉ किया। अगर किसी ने कहा कि ये ऐसा हो गया, तो हमने कहा कि अगर यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ भी अभी भी 100 रहेंगे। अगर यहाँ पे 100 रहेंगे तो दो एटम के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा कि डी डैश लेस देन डी, रॉन्ग है ये। सर एक डाउट था सर, वो सी वाले में तो जो जिस मतलब वो दोनों का रेशियो इंक्रीज होने का, सर्कल का बी और वो स्क्वायर का इंक्रीज होने का रेशियो तो इक्वल रहेगा, तो सी तो इक्वल होना चाहिए। सारे इंक्रीज होंगे। अब ए ज्यादा से इंक्रीज होगा, सी थोड़ा सा इंक्रीज होगा, बट एवरी डायमेंशन विल इंक्रीज। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, ये और ये का डिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, ये भी इंक्रीज करेगा, सारे डायमेंशन इंक्रीज। सर सर अगर सर्कल छोटा होगा तो सिर्फ बी और सी चेंज होगा, बाकी ए तो सेम ही रहेगा। सर्कल छोटा नहीं होगा, ये मैं बता रहा हूँ। सर्कल छोटा नहीं होगा, सर्कल भी बड़ा होगा, सी भी बड़ा होगा, बी भी बड़ा होगा। अब अपने आप को कन्फाइन कर लेते हैं बच्चों, लीनियर एक्सपेंशन। सिर्फ देखते हैं हम लेंथ कितना इंक्रीज करता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक रॉड है जिसका लेंथ L है। If we increase the temperature, there is a change in length, डेल्टा L, छोटा सा है, इसको DL भी लिख सकते हैं, डेल्टा L लिख। डेल्टा L कितना इंक्रीज होगा, उसके लेंथ में कितना बढ़ेगा, दैट विल डिपेंड उसका लेंथ कितना है। अगर सपोज हमारे पास 1 मीटर का रॉड है, उसका टेम्परेचर सर्टेन अमाउंट से बढ़ाया, और सपोज कि चेंज इन लेंथ 1 सेंटीमीटर हुआ 1 मीटर का रॉड में, तो तुम गेस कर सकते हो कि अगर हमारे पास 2 मीटर का रॉड होता और उतने ही अमाउंट से टेम्परेचर चेंज करता, तो क्या उसके लेंथ में इंक्रीमेंट होता, वो 1 सेंटीमीटर का होता या 2 सेंटीमीटर का होता? 2 सेंटीमीटर। सार्थक कितना सेंटीमीटर? इसमें अगर 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ, अगर ये लेंथ 2 मीटर का होता, कितना इंक्रीमेंट होता? 2 सेंटीमीटर। 0.5% लेंथ उतना ज्यादा इंक्रीमेंट। तो कैन वी से कि डेल्टा L विल बी प्रोपोर्शनल टू L। अगर छोटा रॉड रहेगा, छोटा इंक्रीमेंट होगा, इजंट इट? सर पर छोटे वाले में हीट उतनी जल्दी ट्रांसफर होगा, तो वही तो बढ़ना चाहिए। हाँ बताओ भूषण। छोटे L में हीट उतनी जल्दी ट्रांसफर होगा बड़े वाले से। नहीं, वो तो हीट दे रहा है, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट दिया, इसका टेम्परेचर सर्टेन अमाउंट से चेंज कर दिया, ठीक है।
जितना मतलब जो भी टेम्परेचर चेंज हुआ कितना से, सपोज डेल्टा टी से। अब अगर मैं डिस्कस करूं कि टेम्परेचर में जो चेंज किया है, अगर मान लो 10 डिग्री सी चेंज किया, सर्टेन लेंथ इंक्रीज हुआ, अगर हम 20 डिग्री सी से चेंज करेंगे तो इंक्रीमेंट डबल हो जाएगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका लेंथ उतना चेंज होगा, है ना। तो कन्विंस है कि डेल्टा एल विल बी प्रोपोर्शनल टू एल एज वेल एज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर चेंज। यस सर। और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देते हैं, वो डिनोटेड बाय अल्फा। तो फॉर्मूला क्या हो गया, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। अल्फा इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, we call it linear expansion coefficient. Linear expansion coefficient या thermal linear expansion coefficient. हाँ बच्चों, क्या डिस्कस करा था, एल के प्रोपोर्शनल, डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल और एक थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट आ गया। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ये अल्फा क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इसका मतलब अलग अलग मटेरियल के लिए अल्फा अलग होगा, जैसे आयरन के लिए अलग होगा, कॉपर के लिए अलग होगा, वुडन ब्लॉक के लिए अलग होगा, है ना। अगर कोई पूछे कि ये अल्फा जो है वो ब्लॉक का प्रॉपर्टी या मटेरियल का प्रॉपर्टी है, बॉडी का प्रॉपर्टी या मटेरियल का प्रॉपर्टी है, मटेरियल का। अगर आयरन का ब्लॉक है, आयरन का रॉड है, ये इतना बड़ा हो या इतना बड़ा हो, अल्फा दोनों का सेम है। क्लियर, फ्रैक्शन सेम रहता है, मतलब उस मटेरियल का सेम रहेगा। आयरन का ब्लॉक का जो है वो है, कॉपर का अलग होगा, एल्युमिनियम का अलग होगा। ये अल्फा जो होता है ना, बड़ा छोटा सा क्वांटिटी होता है, स्मॉल एंड रफली कांस्टेंट। अब कहोगे सर ये रफली कांस्टेंट का मतलब क्या है, मतलब अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे, उससे आयरन का ब्लॉक, आयरन का रॉड है, हो सकता है 30 डिग्री सी पे अल्फा कुछ है, और अगर हम 50 डिग्री सी ले गए तो अल्फा हो सकता है स्लाइटली चेंज हो, बट रफली कांस्टेंट रहेगा, हम उसको चेंज नहीं माने। तो अल्फा के बारे में क्या कर रहा हूं, अल्फा क्या है, स्मॉल है, और क्या है, कांस्टेंट है। दैट मींस 30 डिग्री सी पे, 40 डिग्री सी पे, 50 डिग्री सी पे भी अल्फा सेम ही है उस आयरन ब्लॉक का। ये मैं बता रहा हूँ, मोस्टली ये होता है। लेकिन अगर किसी सवाल में दे देगा कि अल्फा चेंज हो रहा है टेम्परेचर के साथ, तो हम उस सवाल में उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। बट अगर कुछ नहीं दिया है तो कांस्टेंट। अब पूछोगे सर अल्फा स्मॉल तो कितना स्मॉल, कितना छोटा, 1 2 3 कितना। अल्फा इज रफली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -5। कोई बता सकता है अल्फा का यूनिट क्या होगा। अब देखो यूनिट डायमेंशन मैंने नहीं पढ़ा है, बट तुम लोग ब्रिलियंट हो, देखो समझ जाओगे। और डिग्री सेल्सियस, केल्विन इनवर्स। डेल्टा ये तो लेंथ हो गया, और ये भी लेंथ बाय लेंथ, यूनिटलेस। 1 बाय डेल्टा टी, चेंज टेम्परेचर सर्टेन केल्विन, तो क्या हो जाएगा ये केल्विन। तो अल्फा का यूनिट हो जाएगा समथिंग, जो यूनिट हो जाएगा केल्विन इनवर्स। एक चीज बताना, जो टेम्परेचर मेजर करने का और भी कोई यूनिट जानते हो क्या, डिग्री सेल्सियस है ना, फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट। तो ऐसा यूनिट कौन सा है टेम्परेचर का, केल्विन। लेकिन हम लोग मोस्टली जो यूज करते हैं, जैसे आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सी है ना, जब वाटर बॉयल कितने पे करता है, 100 डिग्री सेल्सियस। कॉमन लाइफ में तो हम लोग मोस्टली यही यूज करते हैं।
until unless Yes, sir. मैं मेजर कर रहा हूँ। फीवर किस में मेजर करते हैं? फ़ारेनहाइट। बाकी सब इसी में करते हैं ना। ऐसा मत सोचना कि फीवर जो मेजर करते हैं 97 जो है वो 97 डिग्री सी है तो बॉयल कर जाओ। बचपन में मैं सोचता था 97 का मतलब डिग्री सी होता है। चलो ये इसका है डिग्री सेल्सियस। क्या रिलेशन है दोनों बच्चों? 0 डिग्री सेल्सियस में हाउ मच केल्विन में कितना होता है? 273. 273.15. 273.15 या 16 केल्विन, लेकिन रफली हम लोग 273 केल्विन लेते हैं, है ना? हालांकि ये होता है Yes, sir. 73.16 केल्विन, ऐसा होता है। और ये कितना होता है? 373. हम अगर डिफरेंस की बात करें, डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस लिखें या केल्विन में डिफरेंस लिखें, दोनों सेम होता है कि नहीं? Yes. डिफरेंस जो है वो दोनों के लिए सेम रहेगा। तो एक और चीज बताता हूँ, इस बॉडी का टेम्परेचर जो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, है ना, कोई नहीं पढ़ाता, मैं पढ़ा रहा हूँ। टेम्परेचर अगर मैं लिखूं थीटा, जनरली डिग्री सेल्सियस में लेते हैं तो थीटा से यूज करते हैं, केल्विन में यूज करते हैं तो जनरली टेम्परेचर को टी से डिनोट करते हैं, मोस्टली टी से डिनोट करते हैं केल्विन के लिए, और थीटा से डिनोट करते हैं डिग्री सेल्सियस के लिए। लेकिन कोई जरूरी नहीं कोई टी का दे, टी इक्वल टू 50 डिग्री सी, तो ये नहीं कहोगे टी क्यों ले लिया 50 डिग्री सी, कन्वेंशन है ऐसे मोस्टली। तो थीटा अगर सपोज इसका 50 डिग्री सी है तो लिखेंगे 50 डिग्री सी, 50 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसका टेम्परेचर हमने 50 से 70 डिग्री सी कर दिया, टेम्परेचर चेंज कर दिया 50 से 70, दैट मींस कितना चेंज किया? 20। तो क्या लिखेंगे? डेल्टा थीटा टेम्परेचर चेंज 20 डिग्री सी लिखते हैं या सेल्सियस डिग्री लिखते हैं? किसी को पता है क्या ये शायद किसी को नहीं पता, बट ऐसा होता है, ये इंडियन ऑथर तो कोई फॉलो भी नहीं करता, बट दिस इज द फैक्ट। व्हेन वी राइट डिफरेंस तो कन्वेंशन ये 20 सेल्सियस डिग्री, जब टेम्परेचर एब्सोल्यूट लिखते हैं तो लिखते हैं 50 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? तो ये कहना कि हाँ मनीष सर ने पढ़ाया। चलो तो एक्चुअली मैं यहाँ पे ये समझाने की बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि अल्फा जब हम पर केल्विन लिखें या पर सेल्सियस डिग्री लिखें, दोनों सेम ही है। पर केल्विन या पर सेल्सियस डिग्री लिखें तो अगर तुम्हें, हालांकि इंडियन ऑथर में डिग्री सेल्सियस ही लिखा रहेगा, तो दोनों बात बराबर ही होगा, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। रीजन इज डिग्री में हो या केल्विन हो, डेल्टा थीटा दोनों के लिए सेम होगा। ये मत कहना कि सर ये ऐसा यूनिट है और ये ऐसा यूनिट नहीं है, मतलब ये भी ऐसा यूनिट जैसा ही ट्रीट करेंगे, सेम रहेगा, डोंट वरी अबाउट दिस। ये एग्जैक्टली अगर डिफरेंशियल फॉर्मेट में लिखो ना तो इसको ऐसे लिखेंगे dl इज इक्वल टू अल्फा l dt, और इंजीनियरिंग में तुम लोगों बच्चों ये फॉर्मेट लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर अल्फा स्मॉल नहीं है, लार्ज है या वेरिएबल है, अल्फा अगर लार्ज है या वेरिएबल है उस केस में यही लिखना है, और इसको इंटीग्रेट ऐसे करना है dl बाई l, है ना, दैट इज इक्वल टू अल्फा dt, और इसको ऐसे इंटीग्रेट करना है। अगर लार्ज है या वेरिएबल है तो उसको अंदर ही रखना है। कांस्टेंट है, लार्ज है बट कांस्टेंट तो बाहर ले सकते हैं, लेकिन इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ln में आएगा। बट एक्चुअली ये बहुत छोटा होता है, तो जो लेंथ में इंक्रीमेंट होता है वो अभी जस्ट डिस्कस करूंगा, बहुत छोटा इंक्रीमेंट होता है, बहुत छोटा। तो L रफली अगर 1 मीटर का है तो बाद में हो जाएगा 1 मीटर प्लस 1 मिलीमीटर, 1 मीटर प्लस 2 मिलीमीटर। तो रफली 1 मीटर के कंपैरिजन में L क्या है? जो इंक्रीमेंट है बहुत ही छोटा है, 2 मिलीमीटर, नेग्लिजिबल। तो हम रफली क्या मान लेंगे? कांस्टेंट। तो इस केस में मैं क्या करता हूं, अगर
ये सारा कंडीशन है, तो इसको ना अल्फा एल डी टी लिखता हूं और इसको इंटीग्रेशन में अल्फा को भी बाहर और एल को भी, ये कंडीशन स्पेसिफाइड है इसलिए। तो डेल्टा एल इक्वल टू आ जाता है अल्फा एल, एल मान लो इनिशियल एल ले लेता हूं तो एल नॉट और डेल्टा डी टी है, इसका लिख लेते हैं डेल्टा टी। डेल्टा एल का मतलब बच्चों फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, दैट इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। जिसको नहीं दिख रहा है यहां पे फिर से लिख देता हूं, डेल्टा एल इक्वल टू अल्फा एल नॉट इज इनिशियल लेंथ, एल माइनस एल नॉट अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, एल इज इक्वल टू एल नॉट, इसको इधर लेके आ गए 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। बहुत सारा टाइम ले लिया मैंने इस पे, मोस्टली कोई टीचर स्टार्ट करते हैं तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टली यही लिख देते हैं। तुम शायद कहीं पे तुम देखोगे कि ये बहुत ही प्यार से ये समझाया हुआ हो कि अल्फा स्मॉल है, अल्फा कांस्टेंट है, तभी हम ये लिख सकते हैं। अल्फा को बाहर ले लिए और एल को भी बाहर ले लेंगे, लेकिन अगर अल्फा लार्ज होगा बच्चों तो एल को बाहर नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते एल को बाहर? क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो उसका लेंथ बढ़ रहा है, तो एल तो बढ़ते जाएगा ना। तो ये वैलिड कब है? ये दोनों, बहुत बार मैंने बोल दिया। तो हम लोग फ्रीक्वेंटली ये ऐसे यूज करेंगे या डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा। टफ सवाल के लिए हम ऐसे लिखेंगे। तो छोटा सा सवाल लिखो, there is an iron rod of length 50 centimeter iron rod of length 50 centimeter at temperature 20 degrees C. Now temperature is increased. Now temperature is increased to 70 degrees C. Then find change in its length. Alpha of the iron is equal to 2 into 10 to the minus 5 per Celsius degree. कौन जल्दी बताता है? मुझे लगता है सबको आ गया होगा। हमने डेल्टा एल पूछा है बच्चों, तो एल अल्फा डेल्टा थीटा, एल कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर। ये भी ध्यान देना, अल्फा कितना है? 2 into 10 raised to power minus 5 into डेल्टा थीटा कितना है? 70। पहले कितना था? 50 है ना। अब देखो ये पर केल्विन लॉ पर सेल्सियस डिग्री हो, बात तो बराबर रहेगी, ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा? 50 into 200, तो 10 का माइनस 3 हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है ना। तो 500 मिलीमीटर इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, सही लिखा? मतलब 0.5 मिलीमीटर भी कर सकते हैं या 0.05 सेंटीमीटर या मीटर में कर लो कन्वर्ट। एक सवाल लेते हैं जिसका आंसर जल्दी बच्चे गलत करते हैं, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, इसलिए अच्छे से बताना आंसर, सोच के बताना।
जो हम किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजर करते हैं तो क्या करते हैं, टेप लाते हैं, मेजरिंग टेप। तुम देखोगे जो वर्क करते रहता है कारपेंटर, उसके पास मेजरिंग टेप होता है। वो किस मटेरियल का होता है? जनरली स्टील, कुछ आयरन का रहता है स्टील, है ना, ऐसा फ्लेक्सिबल स्टील मेटालिक है। अब बताओ, या फिर स्केल रहता है, जैसे तुम अगर कपड़ा लेने जाते हो कभी मार्केट में, अब तो नहीं, तो रेडीमेड सब खरीदता मॉल से। पहले क्या, हम बचपन में जाते थे गांव के छोटे शहर में, तो वहाँ कपड़े वो ऐसे निकालता था, एक रॉड होता था, उससे मेजर करता है ना। अब सोचो, तुमसे अगर पूछा जाए कि तुम कपड़ा लेना प्रीफर कब करोगे, अगर थोड़ा इकोनॉमिकली सोचो, फिजिक्स के हिसाब से सोचो, गर्मी में प्रीफर करोगे या सर्दी में? जो मीटर है सर्दी में। गर्मी में सर, गर्मी में, तो सर्दी में क्या हो जाएगा, विंटर सीजन सर, हो जाएगा ना, गर्मी में कर दो और ठंडा में बेचो, ऐसा ही फायदा है। ठीक है, तो क्या होगा, अब मान लो इंडिया में अभी भले आत्मनिर्भर भारत कर रहे हैं, बट बनता कुछ नहीं है यहाँ पे। सो अगर इंडिया में मेजरिंग टेप हो या स्केल हो, सपोज चाइना से आता है, रशिया से आता है इंपोर्ट होकर के, रशिया में जो मैन्युफैक्चर किया गया है वो मैन्युफैक्चर किया गया 20 डिग्री सी पे, 10 डिग्री सी पे, और इंडिया में आकर के मेजर करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि ये दीवार पे दो फिक्स्ड पॉइंट है ना, दो फिक्स्ड पॉइंट है, और इसको एक स्केल से मेजर किया गया, जो स्केल रशिया में बना हुआ था, which gives correct measurement at 10 degree C. Now it is being used in India in Rajasthan at 50 degree C. राजस्थान का टेम्परेचर ज्यादा होता है ना, तो 50 डिग्री सी पे राजस्थान में यूज किया जा रहा है। और इसलिए इस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस किसने मेजर किया, 80 सेंटीमीटर, उस स्केल से जो रशिया का बना हुआ था, जो 10 डिग्री सी पे करेक्ट मेजरमेंट देता था, उस स्केल को हमने इंडिया में यूज किया टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, और हमने मेजरमेंट कितना देखा, 80 सेंटीमीटर देखा। तो एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट जो है वो 80 सेंटीमीटर है कि मोर देन 80 सेंटीमीटर है या लेस देन 80 सेंटीमीटर है? बच्चों तीन ही लेस देन 80, ग्रेटर देन, लेस देन, मोर और लेस चलते रहता है ना, तो एकदम सोच, 1 मिनट टाइम ले लो। सवाल समझ में आया? लिखो अपने लैंग्वेज में। सर रशिया का टेम्परेचर बताओ। 10 डिग्री सी लिखो, लिखो, a scale gives correct measurement at 10 degree C, a scale which gives correct measurement at 10 degree C, या ऐसे कहें, a scale which is calibrated at 10 degree C, a scale which is calibrated at 10 degree C is being used in IIT Jodhpur। IIT जोधपुर में एक IIT खुल गया, पता है? जोधपुर में भी IIT है ना, तो बहुत सारे IIT हो गए। एक बच्चे को IIT BHU मिल रहा था और बोला सर BHU नहीं जाएंगे, अपना इंदौर पास में है, इंदौर ही चल जाते हैं। बोले वाह, लोग ऐसे भी सोचते हैं। सर मैं IITs की इतनी वैल्यू नहीं है। उसने स्वप्नी सर को फोन लगाया। A scale which is calibrated at 10 degree C, which is used in IIT Jodhpur, where temperature is 50 degree C. If measurement of distance between 2 points is 80 degree C, sorry, 80 centimeter. If measurement of distance between 2 points. सर 50 डिग्री सी के बाद क्या है? If measurement, उसके बाद if measurement of distance between 2 points is 80 centimeter, then
actual distance between 2 points will be actual distance between less than 8. point will be less than 80 centimeter कि more than 80 centimeter या equal to 80 centimeter? more than 80 centimeters. बच्चों अब ये बताएगा कि तुम सीईटी की तैयारी करके गए हो कॉलेज में कि जेई मेन की तैयारी करके गए हो कि जेई एडवांस की तैयारी करके गए हो, उसके अकॉर्डिंगली पता चलेगा। और जो बिना तैयारी के चले गए किसी प्राइवेट कॉलेज में हमारे नेताजी के किसी के आशीर्वाद से सर इक्वल टू 80 होगा। मेजर क्या था 80 सेंटीमीटर है, अस्टिकल थोड़ी गलत मेजर करेगा, है ना। लेकिन आईआईटीएस तुम लोग बता सकते हो कितना होगा, है ना। फ्यूचर Greater than 80. सर इक्वल टू 80 होगा सर। More than 80. इक्वल होगा। नेताजी के ही आशीर्वाद से तुम Less than 80. तो शायद इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ बच्चों ये। सर आज की रिकॉर्डिंग नहीं की सर? ये 50 डिग्री सी पे 50 डिग्री सी पे यहाँ पे 80 सेंटीमीटर का मार्क है, अभी मेजर कर रहा है, लेकिन ये करेक्टली मेजर करता है किस पे 10 डिग्री सी पे। सो इमेजिन करो कि इसका टेम्परेचर हमने 10 डिग्री सी पे ले आए तो ये स्केल थोड़ा श्रिंक कर जाएगा। अगर श्रिंक कर गया तो ये 80 सेंटीमीटर का मार्क यहाँ आ जाएगा नाउ, बट ये पॉइंट के सामने कुछ 80 से ज्यादा का मार्क रहेगा। दैट मींस एक्चुअल डिस्टेंस जो होगा 80 से ज्यादा होगा। एंड कितना होगा तो एक्चुअली 80 सेंटीमीटर 10 डिग्री पे रॉड का जो है वो 50 डिग्री पे कितना होगा, दैट इज द एक्चुअल लेंथ। 80 into 1 plus alpha delta theta, delta theta कितना लिखोगे 40 सेल्सियस डिग्री। अल्फा दिया रहेगा तो एक्चुअल वैल्यू बता दोगे। आई होप कि समझ में आ गया होगा सबको। बड़ा फेमस सवाल, एक रॉड है जिसका लेंथ L1 है, थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट अल्फा 1। एक दूसरा रॉड है L2, इसका थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट अल्फा 2, और इसके बीच का डिफरेंस L2 माइनस L1 अभी है। नाउ टेम्परेचर इज चेंज बाय डेल्टा थीटा। मैंने सवाल भी नहीं बताया और कुछ बच्चे जवाब भी भेज दिए। इतने ब्रिलियंट बच्चे हैं। दो रॉड है L1 L2, अल्फा 1 अल्फा 2 आर थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। दोनों के बीच का डिफरेंस हर टेम्परेचर पे सेम है। दिस इज द कंडीशन। लिखो इफ डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ द टू रॉड remains same at every temperature, then find relation between L1 L2 alpha 1 alpha 2। मतलब जो भी दोनों के बीच का डिफरेंस है लेंथ का वो हर टेम्परेचर पे सेम हो। जैसे अभी रूम टेम्परेचर पे डिफरेंस मान लो 2 सेंटीमीटर का है, अब टेम्परेचर हमने 50 डिग्री सी कर दिया, फिर भी दोनों का रॉड के लेंथ का डिफरेंस 2 सेंटीमीटर हो, उसके बाद भी 2 सेंटीमीटर हो। क्लियर? तो इसका मतलब क्या कहोगे, क्या कंडीशन है? डेल्टा L1 इज इक्वल टू डेल्टा। इसका मतलब कि अभी जो डिफरेंस है बाद में भी वही डिफरेंस है, मतलब जितना इंक्रीमेंट इसमें हो रहा है उतना इंक्रीमेंट इसमें हो रहा है, सेम इंक्रीमेंट है। अगर ये 2 सेंटीमीटर से बढ़ा तो ये भी 2 सेंटीमीटर से ही बढ़े तो डिफरेंस सेम रह जाएगा। तो कंडीशन इज डेल्टा L1 इज इक्वल टू डेल्टा L2। डेल्टा L1 क्या आ जाएगा बच्चों? L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा। डेल्टा L2 क्या हो जाएगा? L2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा तो गया, सो L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 अल्फा 2।
ये तुम्हें हर बुक में मिल जाएगा, ये सवाल बहुत इजी सवाल है। और एक बढ़िया से सवाल आ रहा है नेक्स्ट, जो अच्छा सा सवाल है, ये भी फेमस सवाल है, इसको स्टार मार्क कर लेना। जेई मेन में एज इट इज आ सकता है, याद रखना। There is a triangular frame made by 3 rod There is a triangular frame made by 3 rod in which 2 are identical. Data are shown in figure. L1 L2 का 2 रॉड है, आइसोसेलेस फ्रेम, ट्रायंगुलर फ्रेम है। सर फिर से बताओ ना। सर क्वेश्चन रिपीट। Frame made by 3 rods in which 2 rods are identical as shown in figure. ये फिगर में लिखा है L1 अल्फा 1 L1 अल्फा 1 ये भी है, और ये L2 और ये अल्फा 2। मान लो कि इसको ना ए पॉइंट पे हिंज कर दिया, फिक्स कर दिया, ठीक है, ऐसा समझो। अब इसका टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, लिखो if temperature is increased, if temperature is increased, if temperature increase, then it is found that distance between A and M, distance between A and M क्या है? Mid point of BC. मैं तो कुछ पढ़ाया नहीं, अभी तो स्टार्ट किया यार। मैं तो सोचा कि ऑफलाइन में ज्यादा क्लास सिलेबस बढ़ेगा। Distance between A and M does not change upon increasing temperature. या क्या लिखा? If temperature increase, then distance between A and M is A and M remain same. Then find relation between L1, L2, alpha 1, alpha 2. देखो किसी के दिमाग में ये आया क्या कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कुछ देर पहले हमने बताया था कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, और अब कॉन्ट्राडिक्टरी हमें सवाल दे दिया है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट है। ये कैसे हो सकता है? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? एनीवन? पार्थ पाटिल? सर वो सिंगल बॉडी था पहले वाले, मटेरियल अलग अलग है। हाँ मटेरियल अलग अलग, क्या बात है। ऑफलाइन वाले बच्चे चुपचाप है, ऑनलाइन वाले ज्यादा। सर अल्फा 2 नेगेटिव होगा। अनन्य प्रणव? यस सर। ठीक है, तुम्हारा ही जवाब था ना? हाँ सर, अल्फा नेगेटिव होगा, अल्फा 2। ठीक है, देखते हैं अल्फा 2 नेगेटिव होगा या क्या होगा, है ना, चेक करते हैं। हमें रिलेशंस लिखना है, मतलब कहने का मतलब कि ये डिस्टेंस कांस्टेंट रह सकता है बिकॉज हमारा एक ही बॉडी नहीं है, अलग अलग मटेरियल का होगा। और ऐसा क्यों रहेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, और इसका बताऊंगा कि क्यों ये सवाल करवा रहा हूं, इसके पीछे लॉजिक क्या है। अल्फा 0 नहीं, दोनों है, नॉन जीरो। अल्फा 0 रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब मान लो इसको हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो ये रॉड भी इंक्रीज होगा, ये रॉड का लेंथ भी इंक्रीज होगा, दोनों का इंक्रीज है, बट ये लेंथ, ये डिस्टेंस कांस्टेंट रखना है। कैन यू ड्रॉ ए डायग्राम कीपिंग दिस कंडीशन ट्रू? मतलब ये कंडीशंस को रखते हुए कैसा डायग्राम हो सकता है?
मैं ऐसा करता हूँ, देखो तो ये सही हो सकता है क्या? हो सकता है ना ऐसा? अगर ऐसा हो गया तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब बताओ ये लेंथ L1 है, ये हो गया L1 डैश, ये लेंथ L2 है, ये हो गया L2 डैश। और अगर ऐसा डायग्राम है तो ये कांस्टेंट रह जाएगा, ठीक है ना? तो देखो क्या लिखेंगे इक्वेशन देखना। अभी am अगर मैं लिखूं am का स्क्वायर तो कितना लिखूंगा इनिशियली? L1 स्क्वायर माइनस L2 बाई 2 का स्क्वायर, माइनस ना, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये बेस, सही लिखा? बाद में भी am जो रहेगा वो सेम ही है, बट ये हो गया L1 डैश का स्क्वायर माइनस L2 डैश बाई 2 का स्क्वायर। इज इट करेक्ट? यस सर। L1 डैश का स्क्वायर माइनस L2 बाई 2, L2 डैश बाई 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे सबको दिख रहा है क्या? वीडियो पॉज हो गया। L1 स्क्वायर माइनस L2 स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू L1 डैश स्क्वायर माइनस L2 डैश स्क्वायर बाई 4। ये L1 डैश को क्या लिखूंगा? L1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा, इसका स्क्वायर माइनस L2 डैश को क्या लिखूंगा? L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा का स्क्वायर L2 स्क्वायर बाई 4, ठीक है ना? L1 स्क्वायर माइनस L2 स्क्वायर बाई 4। यहाँ पे देखना एक चीज की जरूरत पड़ेगी बच्चों, अभी हमने क्या बताया, ये क्या होता है, ये क्वांटिटी कैसा है, छोटा या बड़ा? अल्फा 1 डेल्टा थीटा छोटा। छोटा। डेल्टा थीटा क्या होगा? 10 डिग्री, 20 डिग्री सी, ऐसा होगा ना, 25 डिग्री, 50। और अल्फा कितना है? 10 की पावर -5। -5। और ये मान लो डेल्टा थीटा 100 भी ले लिया तो भी कितना हो जाएगा? ये 10 -3। और ये क्या है? 1। ये 1 के कंपैरिजन में ये बहुत छोटा है क्या? दैट मींस कभी याद करो कि मैंने कभी ऐसा पढ़ाया है क्या? 1 प्लस x टू द पावर n इक्वल टू, अगर x बहुत छोटा है तो क्या होता है? सर ऊपर का दिख नहीं रहा है। हाँ सर दिखाया है। 1 प्लस x टू द पावर n इज इक्वल टू, सर ऊपर का नहीं दिख रहा है। ये कभी बताया है क्या? हाँ सर मैथमेटिकल टूल्स में बताया था। यस सर। देखो इसीलिए जब n बहुत ज्यादा छोटा होता है, n नहीं, x बहुत छोटा होता है। When x is much less than 1, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, बिकॉज इसके बाद जो आगे आता है n इंटू n माइनस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसे आता है, तो हायर पावर को हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेशन बहुत फ्रीक्वेंटली यूज आएगा। सो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगाता हूँ, L1 स्क्वायर 1 प्लस 2 अल्फा 1 डेल्टा थीटा, n के जगह पे 2 है, यहाँ पे और भी जगह यूज आएगा ये, माइनस L2 स्क्वायर बाई 4 1 प्लस 2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा। देखो ये L1 स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चला जाएगा, L2 स्क्वायर बाई 4 ये मल्टीप्लाई करेंगे चला जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2 अल्फा 1 L1 स्क्वायर डेल्टा थीटा माइनस 2 अल्फा 2 L2 स्क्वायर बाई 4 डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 0। दैट मींस L1 स्क्वायर अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 स्क्वायर बाई 4 अल्फा 2। दिस इंप्लाइज L1 बाई L2 का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा 2 बाई 2 अल्फा 1। L1 by L2 का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा 2 by 4 अल्फा।
L1 by L2 का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 by 4 अल्फा 1 या L1 by L2 इक्वल टू 1 by 2 रूट अल्फा 2 by सो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर कब छोड़ेंगे कब छोड़ेंगे। देखो ये हिंट था एक सवाल में, ये सवाल एक हिंट है। कभी तुम लोग पेंडुलम क्लॉक के बारे में जाने हो? कुछ होता है पेंडुलम क्लॉक? इसमें एक पेंडुलम होता हाँ सर। है ना, और एक ऑसिलेशन ऐसे किया 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड ऐसे करते हैं, उसका एक पर्टिकुलर लेंथ लेते हैं। और फिर से मैं बात करता हूँ कि एक पेंडुलम क्लॉक है जो हम रशिया से लेके आए हैं। रशिया में वो बनाया गया, मैन्युफैक्चर किया गया 10 डिग्री सी पे। 10 डिग्री सी पे ये करेक्टली मेजर कर रहा था पेंडुलम क्लॉक, करेक्ट टाइम दे रहा था। ठीक है, पेंडुलम क्लॉक में मोस्टली ऐसा होता है, एक सिंपल पेंडुलम होता है, ये मेटालिक वायर कुछ होता है। अब बताओ इसका टाइम पीरियड टी जो होता है, कुछ आइडिया है क्या होता है फॉर्मूला? कोई पढ़ा है टी का? 2 पाई रूट ऑफ L by G। L by G, जो नहीं पढ़ा है टेंशन मत लेना, पढ़ेंगे हम लोग। मतलब टाइम पीरियड जो होता है वो L पे डिपेंड करता है। अब बताओ ये इंडिया में लेके आ गए और इंडिया का टेम्परेचर अलग है, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा? इंक्रीज है ना। तो क्या यहाँ करेक्ट मेजरमेंट देगा? नहीं सर। नहीं। या इनफैक्ट क्या है, चलो कि अब आत्मनिर्भर भारत है, इंडिया में ही बन गया, बना लिया हम लोग अच्छा सा, लेकिन सर्दी के मौसम में अगर वो बनाया गया सर्दी के मौसम में करेक्ट टाइम दे रहा है, तो समर में क्या हो जाएगा, उसका लेंथ चेंज हो जाएगा, अलग टाइम देगा, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ये फास्ट रन करेगा कि स्लो रन करेगा। अगर ये विंटर में करेक्ट रन कर रहा है तो समर में ये क्लॉक फास्ट रन करेगा या स्लो रन करेगा। अब स्लो रन करेगा। दिक्कत आ रही है कि हमारा घड़ी जो है मौसम के हिसाब से चेंज हो जाता है ना। हमें एक ऐसा घड़ी बनाना है, एक ऐसा पेंडुलम क्लॉक बनाना है जो मौसम के साथ चेंज हो ना, हमेशा सपोर्ट करे, सही बिना पेंडुलम वाली बना लो, है ना। तो देखो ये इसमें क्या है, ये एक रॉड की जगह हमने कैसा ले लेंगे, 2 रॉड वाला ऐसा मटेरियल वाला लेंगे कि देखो यहाँ पे पेंडुलम लगा दिया, यहाँ पे ब्लॉक लगा दिया, इसको ऑसिलेट करा दिया। अब बताओ अगर टेम्परेचर चेंज भी होगा तो ये लेंथ चेंज हो रहा है क्या? यही डिस्टेंस हो जाएगा। ये पेंडुलम तुम आईटी में करके कैसे बना दोगे पेंडुलम क्लॉक, हर मौसम में सही चलेगा, है ना। समझ में आया ये? इसलिए ये बताया है ना, ये यूजफुल होगा। देयर आर अनदर मेथड, और भी ऐसे चीजें तुम ये कर सकते हो, है ना। आईआईटी में गया, प्रोजेक्ट किया, बताओ मैं ऐसा क्लॉक बनाऊंगा जो हर मौसम में सही सही मेजर करेगा। एक आध ट्रिक और भी बताऊंगा, तो दिस विल हेल्प सर। क्लास बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कब सर छोड़ेंगे सर। बोलो।